और आइए पहले बात करते हैं यासिन मलिक की उम्र कैद की सजा पर कुछ खबरों की। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, टेरर फंडिंग केस में ममनुआ तंजीम JKLF यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है। NIA ने कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर को सजाए मौत देने की अदालत से गुजारिश की थी। जांच एजेंसी ने यासिन मलिक को कश्मीरी पंडितों की मुल्क बदरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। यासिन मलिक पर UAPA के तहत लगे इल्जामात भी साबित हो चुके हैं। यासिन मलिक ने अदालत से कहा था कि वो रहम की भीख नहीं मांगेंगे। यासिन मलिक की अयानत के लिए अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा रफीक अदालत ने कम से कम सजा देने की सिफारिश की थी, जो बज़ाहिर कबूल की गई है। याद रहे कि दिल्ली की खुसूसी अदालत ने 19 मई को यासिन मलिक को कसूरवार करार दिया था। मलिक ने 10 मई को अदालत को बताया था कि वो उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। वो दहशतगर्दी के लिए फंड इकट्ठा करना और दहशतगर्द तंजीमों का रुकन होने के कसूरवार पाए गए। यासिन मलिक मुजरिमाना साजिश और मुल्क से गद्दारी के भी कसूरवार पाए गए। यासिन मलिक पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। अभी सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, अभी जज साहब ने प्रोनाउंस किया है। 2 लाइफ सेंटेंसिंग है और 10 ईयर्स की 5 पनिशमेंट है इनकी। जुर्माने को लेकर जुर्माना 10 लाख रुपए है, 10,000 है, अलग अलग है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। कई सारे सेक्शन है, डिटेल में ऑर्डर मिल जाएगा तो उसमें आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अगर जुर्माना नहीं देंगे तो उसके डिफॉल्ट में पनिशमेंट है। चूंकि इनकी लाइफ है तो लाइफ ऐसी चलती रहेगी, तो सारी सजाएं कंकरेंट है, एक साथ चलेंगे। आगे किस तरह से फर्दर क्या होगा? अब ये जेल जाएंगे सजा। As per the direction of the Honorable Court, I met Yasin Malik in jail twice before the sentencing, and after the sentencing I met him once. And as he was planning to plead guilty, I tried to convince him to contest the trial, but he has already made up his mind. So in view of that, whatever the best legal consequences, or what he was told about all the consequences which he was supposed to face once he plead guilty, and all the things we were told to him. And today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine. For 121 IPC, he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC, 10 years with 10,000 fine. 13 UAPA read with 120B IPC, 5-year fine, 5 year, 5,000 fine. 15 UAPA punishment under 16 UAPA, 10 years, 10,000 fine. 17 UAPA life, 10 lakh fine. 18 UAPA 10 years, 10,000 fine. 38 UAPA 5 years, 5,000 fine. 39 UAPA 5 year, 5,000 fine. Section 20 UAPA 10 year, 10,000 fine. Argument on order of sentence, basically. Argument was advanced by the NIA. Then basically a chance was given to Yasin Malik. The court has permitted him to basically say, and Yasin Malik has already pleaded before the court that he has not basically, he has said that मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आप जो भी सेंटेंस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। एंड बट ये सेड कि आई हैव बीन non-violence leader, political leader in the country, and I have never basically raised this thing to divide the country for any reason. And I have been worked with for 7 Prime Ministers of India, and lastly basically when Atal Bihari Vajpayee was there, so I have been even given the passport. तो उन्होंने ये कहा था, फिर उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया था। उन्होंने ये भी बोला था कि कोर्ट जो है ये सब चीज़ों का ध्यान रखेगी वाइल गिविंग दी these are basically mitigating factors which court has to take care. So basically on each sections 10,000 हुआ है and maximum punishment was life imprisonment. What will be the further proceedings, you know? Because he has pleaded guilty, so there will not much thing. I mean that we will see. We'll see. और अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तेजी से आगे बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि इस मामले की रोजाना समाअत हो सकती है और जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अदालत ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट मुंतकिल कर दिया है।
अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तेजी से आगे बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि इस मामले की रोजाना समाअत होगी और जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सकता है। इस मामले की समाअत 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले के हवाले से हिंदू फरीक के वकील ने कहा है कि वो अदालत जा रहे हैं और इस मामले की फौरी इबादत का मुतालबा करेंगे। इस मामले में एतराज की कोई गुंजाइश नहीं। वो चाहते हैं कि समाअत आज हो और कल से इबादत का हुक्म जारी किया जाए। बताया गया है कि जज ने अपनी सवाबदीद पर इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पर भेज दिया है। ऐसा मुतालबा किसी तरफ से नहीं किया गया था। इस मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर फैसला भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही समाअत की टाइमलाइन भी तय की जा सकती है। वाज़ेह हो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका फैसला मुकर्ररा वक्त में सुनाया जाता है। इसके अलावा समन, वारंट और दीगर तैयारियों में तारीख की वजह से समाअत मुलतवी नहीं हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज करने के लिए कई अर्जियां भी दाखिल की गई हैं, जबकि मजहबी मकामात के तनाज़े में इस एक्ट का खूब जिक्र हो रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि यह एक्ट इतनी अहमियत का हामिल क्यों है। इबादत और मजहबी मकामात के हक़ कानून 1991 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दायर की गई हैं, लेकिन 1991 के मजहबी मकामात एक्ट पर बनारस के सिविल कोर्ट से लेकर मथुरा की अदालत तक बहस हो रही है। दरहकीकत ये कानून साबिक वजीर आजम नरसिम्हा राव के दौर में बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ा के तनाजुर में बना था। इस हवाले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानूनी टीम के रुकन और जमीयतुल उलमा हिंद के सेक्रेटरी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नियाज अहमद फारूकी बताते हैं कि ये एक वाज़ेह और मुख्तसर कानून है। 1991 एक्ट जो है वो बाबरी मस्जिद के तनाजुर में बना है और जिस तरह के बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जैसे मुल्क में हालात पैदा हुए तो ये रियलाइज़ हुआ कि ये अगर दूसरी इबादत गाहों के सिलसिले में भी इस तरह का मसला उठा तो पूरे मुल्क के अंदर एक तरह की अफरा तफरी फैल जाएगी। तो उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया कि बाबरी मस्जिद का इस्तिस्ना करते हुए कि ये कानून जो है बाबरी मस्जिद पे लागू नहीं होगा, लेकिन दूसरी तमाम इबादत गाहों पे ये कानून लागू होगा। और इस बहुत छोटा सा कानून है, इसमें सिर्फ 7-8 के वो हैं, इसकी जो दफ़ात हैं 8 जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें जो है मेन बात जो है वो दफ़ा 3 और दफ़ा 4 है। दफ़ा 3 में ये बात कही गई है कि जो भी इबादत गाह उस तारीख को यानी 15 अगस्त 1947 को उसकी जो भी पोजीशन थी उस पोजीशन को कोई शख्स बदलेगा नहीं, बदलने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो ऐसा कानूनी तौर पर गलत होगा और उसके ऊपर कुछ नताइज मुरतब होंगे। इस कानून में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से मजहबी मकाम की नौयत में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, कोई दरखास्त नहीं सुनी जाएगी और जो दरखास्तें हैं वो खत्म हो जाएंगी। राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाज़ा को इस कानून से बाहर रखा गया था। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजय हेगड़े का कहना है कि जब तक ये कानून है कोई भी मजहबी मकाम की हैसियत को नहीं बदल सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब तक 1991 का एक्ट कानून है, भारत का कानून सिर्फ यही कहता है कि यथास्थिति जो 15 अगस्त 1947 को थी किसी भी धार्मिक स्थल का वो बनी रहेगी। उस एक्ट के तहत सिर्फ अयोध्या मामले के लिए ही एक एक्सेप्शन था। तो अयोध्या, ये आपको ये याद रखना चाहिए कि ये एक्ट 1991 में बना था। अयोध्या में जब वो मस्जिद का ढांचा फिर भी बरकरार था। मस्जिद 6 दिसंबर 1992 में गिराई गई, तो उसके गिरने से पहले ही ये भारत के संसद ने तय कर दिया था कि जैसी स्थिति रही वैसी बनी रहेगी और अयोध्या का मामला सिर्फ कोर्ट से सुलझाया जाएगा। राम मंदिर तनाज़े के खत्म होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि कोई नया तनाज़ा नहीं खड़ा होगा, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर कुतुब मीनार, ताजमहल, मथुरा की शाही ईदगाह और जामा मस्जिद तक तनाज़ात का एक सिलसिला चल पड़ा है।
इसी तरह की तब्दीली की बात नहीं कर रहा, तो वहीं मुस्लिम फरीक का कहना है कि अगर पूजा का हक दिया गया तो फिर 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। ऐसे में ये पूरा मामला अदालत की स्वाबदीद और इस एक्ट के इंटरप्रिटेशन पर टिका हुआ है। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और 1989 से 1991 तक हापुड़ से लोकसभा रुकने पार्लियामेंट रहे जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के अलावा तमाम पार्टियों ने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तायद की थी और इसका मकसद था कोई नया तनाजा पैदा न हो। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने केसी त्यागी से बात की। धार्मिक स्थलों को लेकर लगातार विवाद हो रहे हैं और इन विवादों को रोकने के लिए एक कानून का नाम लगातार लिया जा रहा है, वो है 1991 का एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस कानून को कैसे बनाया गया, क्यों ये महत्वपूर्ण है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केसी त्यागी साहब। सर, आप तो पार्लियामेंट में मौजूद थे, लोकसभा में थे और तमाम चीज़ें आप देख रहे थे, तो क्या सोचा था इस कानून को लेकर के जब ये बनाया जा रहा था? देखिए, जब ये बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद काफ़ी तेज हुआ तो उस समय समूचा देश गर्म था। चंद्रशेखर जी की सरकार के जाने के बाद फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में, और उस समय इन सारे विवादों को समाप्त करने के लिए ये कानून बनाया जाता है 91 वर्शिप एक्ट, जो 1947 में जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करने के लिए, और इसमें राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद को इसलिए अलग रखा गया चूँकि उस समय चलन में था और कोर्ट में विचाराधीन था। हमारी पार्टी जो जनता दल थी, लेड बाय वीपी सिंह, जिसमें नीतीश जी भी थे, लालू जी भी थे, शरद यादव भी थे, रामविलास पासवान भी थे, देवे गौड़ा थे, रामकृष्ण हेगड़े थे, हम सब लोगों ने इसको सपोर्ट किया था लोकसभा के अंदर। और इसमें किसी नई जो खोज है, जो अन्वेषण है, जो इन्वेंशंस हैं, जो क्लेम्स हैं, जो काउंटर क्लेम्स हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं था। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इससे सहमत थी या इस पर कुछ विवाद भी था, क्या अपोज हो रहा था इस एक्ट का? आडवाणी जी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे और उन्होंने सोमनाथ से राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू की थी, लिहाजा उनकी पार्टी और वो स्वयं इसके विरुद्ध थे और आडवाणी जी की लंबा भाषण, लंबी तकरीर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हुई थी। बाकी वामपंथियों ने, तमाम तरह के समाजवादियों ने, रीजनल पार्टीज़ ने और कांग्रेस पार्टी ने एक स्वर से इसको सपोर्ट किया था। भारतीय जनता पार्टी के व्यू पॉइंट से डिसएग्री करके भी उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन ये जो अराजक तत्व हैं, ये जो अतिवादी ताकतें हैं, जो देश में टेंशन क्रिएट करना चाहती हैं, सोसाइटी के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहती हैं, उनसे बचने की और निपटने के लिए सबको एक होना चाहिए। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं मध्य प्रदेश की उज्जैन, धार और भोपाल जामा मस्जिद में शिवलिंग होने और जमाने कदीम में इसके मंदिर होने का दावा हिंदू तंजीमों के जरिए करने के बाद मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने तारीखी मसाजिद का दौरा करने और उसके दस्तावेजात का मुताला शुरू किया है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बना वाक़े बिना नींव की तारीखी मस्जिद का भी एमपी जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने वफ्द के साथ दौरा किया और दौरे के बाद हिंदू तंजीमों के दावे को खारिज कर दिया है। जमीयत उलमा के सदर का कहना है कि उज्जैन में बिना नींव की मस्जिद मुगलों से बहुत पहले की है और इसमें मस्जिद के सदर दरवाजे पर कतबा लगने के साथ सभी दस्तावेजात भी मस्जिद कमेटी के पास मौजूद हैं। जमीयत उलमा ने मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मस्जिद कमेटी के साथ सभी ताउन का ऐलान किया है। उज्जैन की बगैर नींव की मस्जिद तारीखी मस्जिद है, जो मुगलिया सल्तनत से बहुत पहले की, लगभग 800 साढ़े 800 साल पुरानी कदीम मस्जिद है। उसमें बहुत से मज़ारात मौजूद हैं और दरवाजे पे तमाम कतबे लगे हुए हैं और तारीखी जगह है, हमेशा वो खुली रहती है, लोग जाते हैं, देखते हैं, नमाज पढ़ते हैं
और उस तरह की तामीरात उज्जैन में बहुत सारी हैं, बहुत सारी मस्जिदों में पत्थर के खंबे पहले लगाए जाते थे, अब भी वही है, और उसमें कशीदा, उसमें अच्छे फूल पत्ती बने हुए होते हैं। तो फिरका परस्त तो हर जगह जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं इसी तरह उसकी भी आवाज़ उठा दी। वो रजिस्टर्ड मस्जिद है, उसके दरवाजे पे कदबा लगा हुआ है अरबी ज़ुबान के अंदर, क्योंकि 800 साढ़े 800 साल पहले तो हिंदुस्तान में संस्कृत और अरबी लिखी बोली जाती थी, हिंदी का वजूद नहीं था, उर्दू का वजूद नहीं था। आप बुरहानपुर की जामा मस्जिद में जाएंगे तो वहाँ से संस्कृत और अरबी में कतबा लगा हुआ है। तो गर्ज ये कि एक तारीख़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह और आबाद है, और उसको आबाद रहना चाहिए। तो मध्य प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को, भारत सरकार और हमारे वजीर आजम सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन ये चंद फिरका परस्त लोग जो है उनको बदनाम करने के लिए और उनको परेशान करने के लिए हर जगह ऐसे मसाइल उठाते रहते हैं। खास बात इंडिया में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है और अब आई रुख करते हैं आसाम से। एक बड़ी खबर, आसाम में नागवन जिले में एक पुलिस स्टेशन को नजर आतिश करने के इल्जाम में पुलिस 6 लोगों में से 5 के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करेगी। माहिगीर महफूजुल इस्लाम की बीवी और उसकी नाबालिग बेटी ने मकामी पुलिस पर 10,000 रुपए रिश्वत देने में नाकामी पर महफूजुल इस्लाम को कत्ल करने का इल्जाम लगाया था। उसके बाद पुलिस स्टेशन के बाहर मुश्तइल हुजूम जमा हो गया और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। इसके बाद आग का वीडियो वायरल हो रहा है। और कर्नाटक के साहिली शहर मंगलुरु में आलीशान हज हाउस तामीर होगा। मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन AP अब्दुल्ला कुट्टी ने यह बात कही। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के अरकान के साथ अब्दुल्ला कुट्टी ने हज हाउस के लिए तजवीज की गई 2 एकड़ अराजी का मुआयना किया। यह जमीन मंगलुरु के आलमी एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर के फासले पर है। वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरामैया की हुकूमत के दौरान मंगलुरु में हज हाउस की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। कई साल गुजर जाने के बावजूद मंगलुरु में हज हाउस की तामीर का ख्वाब ही बनकर रह गया है। We visited proposed Hajj committee Hajj house site in Mangalore. This is very ideal plot, very near to airport, and all legal process are completed. As a chairman of National Hajj Committee, I am very confident we can build the best Hajj house in Mangalore. I am with Hajj Committee members and Waqf Board members. We hope the government will clear everything soon. इस जगह मंगलोर एयरपोर्ट से सिर्फ 7 किलोमीटर ड्राइव है, एंड मोर ओवर इस जगह भी मंगलोर कॉर्पोरेशन लिमिट में आती है, और लैंडस्केप के एहतियात से लैंडस्केप सेलर के हिसाब से एक आइडियल जगह है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लैंड लीगल हजल से फ्री है, ऑल लीगल डॉक्यूमेंट इज इंटैक्ट, और रेट भी जो इंशाल्लाह मुनासिब आने वाले दिनों में इसका रेट तय किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट तरीके से इस प्रॉपर्टी को लेगा। कोई हाइडन अंडर द टेबल कोई नहीं चलेगा। उम्मीद है आने वाले दिनों में माशाल्लाह बेंगलुरु का तो हज घर सुंदर है और ऑल ओवर इंडिया में एक बेहतरीन बना। आने वाले दिनों में मंगलुरु का भी हज घर हिंदुस्तान का एक बेहतरीन हज घर होगा, ये उम्मीद के साथ से। और मैं खासकर हमारे नेशनल चेयरमैन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वक्फ इमलाक की निगरानी के लिए कहने को वक्फ बोर्ड, शाही औकाफ और कमेटी औकाफ आमा के इदारे मौजूद हैं। इसके बावजूद नवाबीन भोपाल के मकबरे से खस्ताहाली का शिकार हैं और वक्फ इदारों की अदम तवज्जी और बार बार की अपील से मायूस होकर अब मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और सद्भावना मंच ने अब अवामी ताउन से खुद ही नवाबीन के मकबरे की तज़यीनकारी का सिलसिला शुरू किया है। भोपाल जमीयत उलमा की टीम ने भोपाल की तीसरी खातून फरमारवा नवाब शाहजहां बेगम के मकबरे की तज़यीनकारी से अपना काम शुरू किया है। नवाब शाहजहां बेगम भोपाल की फरमारवा होने के साथ साहिब दीवान शायरा थीं और उन्होंने 1884 में खजीनतुल लुगात के नाम से 6 ज़बानों में ज़ख़ीम लुगत लिखी थी। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने नवाबीन के मकबरों की तज़यीनकारी करने वालों से खास बातचीत की है।
भोपाल को नवाबों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर 9 मर्द 4 बेगमात की हुकूमत रही, लेकिन ये भी एक सितम ज़रीफ़ी है, एक अलमिया है कि यहाँ पर कई इदारे होते हुए भोपाल के जो नवाबीन उनके मकबरों की खस्ता हालत है। हमारे पीछे जिसे हम इसको देख रहे हैं, ये कब्र जो है नवाब शाहजहाँ बेगम की है। नवाब शाहजहाँ बेगम एक खातून फरमारवा के साथ साथ अदब में और डिक्शनरी लिखने में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। जमीयत उलमा ने कदम उठाया। यहाँ पर हमारे साथ जमीयत उलमा और दूसरी तंजीम जो है सद्भावना मंच के लोग मौजूद, उनसे जानते हैं जब इदारे मौजूद है तो आप लोगों ने कदम क्यों उठाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे शहर भोपाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं और यहाँ कई कदीमी इमारतें और ऐसी ऐसी जगह हैं जिनको लोग घूमते हैं और देखते हैं और आशश करते हैं, जिसके अंदर हमारे यहाँ भोपाल में दारुल मुताजिम मसाजिद भी है जो कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। लोग उसको देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनका सफ़र जब तक मुकम्मल नहीं होगा कि वो यहाँ फरमारवा भोपाल की शाहजहाँ बेगम के मकबरे पर ना आए। लेकिन मसला ये उठता है कि यहाँ पर आने के बाद भी यहाँ इस खस्ता हाली का ये शिकार ऐसा शिकार है कि यहाँ कोई आम लोग भी आना पसंद नहीं करते। तो लोग आना पसंद नहीं करते, क्या वजह मानते हैं? क्या खस्ता हाली वजह है या यहाँ पे जो इदारे के जिम्मेदारान हैं उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यहाँ के इदारे हैं। उनकी तरफ से इन मकबरों पे तवज्जो नहीं दी जा रही, पूरी तरह बदहाल छोड़ रखा है। यहाँ आने वाले आना चाहते हैं, फातिहा पढ़ना चाहते हैं, पर इदारों की जगह वक्फ बोर्ड हो, शाही औकाफ हो, नगर निगम हो, यहाँ तक कि इनके वारिसों ने भी इनको लावारिस छोड़ रखा है। इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, जिनकी शान इनकी वजह से ही बनी हुई है। तो जमीयत उलमा मध्य प्रदेश कई सालों से बेदारी का सबूत पेश कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी पेश करती रहेगी। हमने एक ये छोटी सी कोशिश की है कि इसको संवारा जाए ताकि यहाँ आने वाले लोग जो है इनकी पहचान कायम हो, और इंशाअल्लाह यहाँ पर इनका जो है हम शॉर्ट परिचय भी लगाएंगे नवाब शाहजहाँ बेगम का, ताकि आने वाली नस्लों तक इनकी बका रहे, नस्लों तक रहे। हमने देखा कि इससे पहले जब कोविड का मामला शुरू नहीं हुआ तो आप लोगों ने एक मुहिम शुरू की थी और नवाब सिद्दीक हसन खां के मकबरे की भी जो तज़ीनकारी की थी। नवाब सिद्दीक हसन खां शाहजहाँ बेगम के शौहर थे, बड़े आलिम दीन गुजरे। भोपाल की तारीख अगर देखी जाए तो काफ़ी हस्तियाँ यहाँ पे गुजरी हैं, लेकिन आज उनके मकबरे की बदहाली को देखकर बड़ा तरस भी आता है यहाँ के अहले भोपाल के ऊपर और यहाँ के ज़िम्मेदारान के ऊपर, और ख़ास तौर से औकाफ़ आम्मा और वक्फ बोर्ड के ऊपर भी कि ये अपनी ज़िम्मेदारी से बिल्कुल लापरवाह है। इधर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें बदहाल होती चली जा रही हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों ने कदम उठाया है और यकीनी तौर पर अगर कोई कदम उठाया है तो कदम इसलिए है ताकि तारीख की जो बाज़ियाब्त है सुनहरी दौर पर वो वापसी हो सके। अभी तो इब्तदाई मरहले में देखिए यहाँ पर जो तज़ीनकारी शुरू की गई है, फूल बनाए जा रहे हैं ताकि उसको जो है उस रंग में लाया जाए, और इसके उसमें जितना भी ताउन हो सकता है जमीयत उलमा सद्भावना मंच के लोगों ने ये कदम उठाया है। हालांकि ये कदम जो है वक्फ बोर्ड और औकाफ़ आम्मा और जो इसके जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से उठाया जाना चाहिए था। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। और ख़ास बात इंडिया में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।